नमस्कार, स्वागत है आप सबका। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अभी तक की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो है वो यहां पर अरविंद केजरीवाल के मामले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुनवाई चलने तक केजरीवाल को जमानत यहां पर मिल चुकी है। उनकी मुश्किलें थोड़ी सी कम होती नजर आ रही हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वहीं पर सीबीआई की केस को लेकर अभी तक जेल में अरविंद केजरीवाल जो थे और हेल्थ इश्यूज की वजह से भी तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे और आम आदमी पार्टी द्वारा तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहीं ना कहीं राहत अरविंद केजरीवाल को दी है और अब उन्हें अंतरिम तौर पर थोड़ी देर के लिए यहां पर राहत मिली है और उन्हें जमानत मिल चुकी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ही देर पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बीच में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ईडी ने यहां पर साफ तौर से अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता यहां पर करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस है और वहीं पर शराब घोटाला का जो केस है, इसमें मुख्य साजिशकर्ता यहां पर अरविंद केजरीवाल है। लेकिन इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और यहां पर गिरफ्तारी केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सीबीआई केस में अभी भी जेल में जो है वो अरविंद केजरीवाल रहेंगे, लेकिन ईडी के केसेस जो है उसमें उन्हें राहत मिली है। दो केसेस उन पर थे, एक सीबीआई का और एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, लेकिन ईडी का जो यहाँ पर केस था उसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है और ईडी की गिरफ्तारी केस में अब उन्हें राहत मिल चुकी है और थोड़ी सी मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। बता दें कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द जमानत दी जाए। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, बताएगा क्या कुछ जानकारी है? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, जमानत उन्हें मिल चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? पैसे कमाने का खेल कर रही है दिल्ली की जनता। पक्ष कह सकते हैं कि आधा अधूरा इसको माना जा सकता है, क्योंकि देखिए अंतिम जमानत तो मिली है लेकिन उनको अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि अब इस पूरे मामले की जो जांच होगी, जो सुनवाई होगी, वो एक बड़ी बेंच को करनी होगी और इस बड़ी बेंच में अब तक जो 3 जजों की जो पीठ होती थी वो अब उसमें जो है बड़े जो जज होंगे या कहें कि बड़ी एक 5 जजों की टीम जो हो सकती है इस फैसले को अब जो है 17 तारीख को फैसला ले। लेकिन अभी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन राहत और ज्यादा मिलनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो ट्विटर अकाउंट पर एक्स पर जो है ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि सत्य में जयते, यानी कि सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई है। तो ऐसे में राहत मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिली है और अब ये मामला अब 17 तारीख तक पहुंचा है और अब ये कहा जा रहा है कि जो पीएमएलए की रिपोर्ट होती है उसमें गिरफ्तारी जो हुई है वो कितनी जरूरी है और अब तक 90 दिन से अधिक का दिन गुजर चुके हैं, उसमें उनको जो है उन्होंने काफी समय जो है जेल में गुजारा है। उनको राहत देने की जरूरत है, कहते हैं कि उस जांच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है किया गया है। अब क्या कुछ आगे इस सुनवाई में होगा और कौन से जो आगे जो पीठ होगी वो इस पूरे फैसले को देखेगी और उसके बाद जो है फैसला लेगी, ये अब यहाँ पर आकर जो है घड़ी रुक गई है। हालांकि राहत जो है कह सकते हैं कि अंतिम जमानत मिलेगी, लेकिन अभी उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात जो है निकल कर सामने आई है कि इस केस में मुख्य आरोपी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल है और इसी केस में उन्हें थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिली है और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है और वहीं पर सीबीआई का केस अभी कंटिन्यू रहेगा, गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की कंटिन्यू रहेगी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसमें कहा गया है कि आखिर जो जांच अधिकारी कर रहे हैं उनकी जांच कितनी जायज है, ये तय करने वाली बात है। क्योंकि पीएमएलए की रिपोर्ट में जिस तरह से एक गिरफ्तारी जरूर होनी जो है जरूरी होती है, लेकिन गिरफ्तारी कितने समय तक और वो भी जांच के दायरे में आकर आखिर कैसे संभव हो पाएगा, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और ये सवाल भी पूछे गए हैं कि आखिर कैसे जो है एक आरोपी को एक लंबे समय तक आप पूरे आरोप सिद्ध नहीं होता है जेल में कैसे रख सकते हैं और वो मुख्यमंत्रियों ने, तो इन तमाम चीजों का जिक्र जो है बड़े पैमाने पर किया गया है। सुनवाई चलने तक जो है अभी उनको जेल में रहना पड़ेगा, इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। गिरफ्तारी के मामले में बड़ी बेंच अब जो है इसमें जांच करेगी, इन तमाम चीजों का जिक्र आज इस सुनवाई में किया गया है।
तो ये जो दो मामले हैं, इस पर अब जो है 17 तारीख को जो है सुनवाई होगी। क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ नहीं है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, कह जरूर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ईडी से थोड़ी बहुत राहत जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है। अब क्या ये माना जा सकता है, माना जाए कि सीबीआई केस को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, उनका जो पक्ष है, उनकी अब रणनीति यहाँ पर बदल सकती है? और सीबीआई अब क्या कुछ नए निष्कर्ष निकालेगी, क्या कुछ अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सीबीआई लगातार अपने जो सबूत है, जो आधार है, उनको जो है तैयार करके ईडी को जो है सौंप रही है, या कहीं इस केस को ज्यादा मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन अब तक जो बातें ईडी और सीबीआई की ओर से कही गई, उसमें यही कहा गया कि जो तमाम सबूत थे वो अरविंद केजरीवाल को आरोपी साबित करते हैं। और ये कहा जा रहा था कि जो भी ईडी ने अब तक जो सबूत तैयार करे, उसमें जो हवाला का पैसा जो आया, उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के समय में किया। तो ये मुख्य आरोप है। लेकिन इन पर सुप्रीम कोर्ट जांच की बात कह रही है और ये भी कह रही है कि आप जो है पूरी तरह से चीजों को स्पष्ट कीजिए, और 90 दिनों से अधिक समय हो चुका है, तो आप जो है आरोपी को कितने समय तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं, जो है काबू करके रख सकते हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी बेंच इस पर जो है सुनवाई करेगी, बड़ी बेंच जांच करेगी। अब देखने वाली बात होगी 17 तारीख को क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर संदीप गोयल अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर थोड़ी सी कम होती नजर आ रही हैं। यहाँ पर ईडी का जो केस है, उनमें उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का केस अभी भी आगे कंटिन्यू रहने वाला है और गिरफ्तारी उनकी इसी तरीके से जारी रहेगी। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर अगली खबर महाराष्ट्र के हवाले से सामने आ रही है। महाराष्ट्र को लेकर बात करेंगे। वहाँ पर विधान परिषद के जो चुनाव हैं वो अभी चल रहे हैं। सुबह 9 बजे ये चुनाव शुरू हुए, शाम को 4 बजे तक ये चुनाव जो है वो जारी रहने वाले हैं। इसी को लेकर तमाम अलग अलग तरीके की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और इसी बीच 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। शिंदे गुट है, अजीत पवार ग्रुप है, 2 गुटों के बीच में लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पर क्रॉस वोटिंग सबसे बड़ी चीज यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है। क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यानी कि एनडीए और इंडिया, ये 2 अलायंसेस जो है वो एक दूसरे के फेवर में वोट करते नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो 9 बजे ये चुनाव जो है वो शुरू हुए हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस चुनाव को शुरू हुए, और 4 बजे तक ये चुनाव जो है वो आगे जारी रहेंगे। यहाँ पर तमाम मांगे भी उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश हो रही है, और इसी बीच 1 घंटे के लिए चुनाव का जो समय है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं, 11 सीटें हैं और 12 उम्मीदवार हैं। 12 उम्मीदवारों के बीच में जो है वो लड़ाई होगी, और 2 गुट है यहाँ पर, अजीत पवार गुट है और वहीं पर शिंदे गुट, इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई होगी। और एक बात यहाँ पर साफ कर दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, एनडीए जो अलायंस है वो इंडिया के फेवर में वोट कर सकता है, और वहीं पर इंडिया अलायंस एनडीए के फेवर में भी वोट कर सकता है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, और इस सब पर रोक लगाने के लिए सभी विधायकों को एक होटल में रखा गया है, ताकि इस तरीके की कुछ जो वारदात है वो ना पेश आए। जिसके बाद कि अब 9 बजे विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, 4 बजे तक चलेंगे। इसी बीच मांग उठ रही है कि बारिश के चलते 1 घंटे का जो समय है, जो समय अवधि है, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक इस पर अपडेट नहीं आया है। 11 सीटें हैं, 12 उम्मीदवार हैं, और शिंदे गुट और अजीत पवार ग्रुप, इन दोनों गुटों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होगी। यहाँ पर एक बात आपके सामने जरूर रखेंगे, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का इस बार जो जोश है वो हाई नजर आ रहा है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हकीब देशमुख हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हकीब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव है उसमें उनका जोश हाई नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा से ये विपरीत है, क्योंकि इसमें जो वोटिंग करने वाले वोटर्स है वो पूरे एमएलए हो गए, वो एमएलए वोटिंग करेंगे, और उससे जो है विधान परिषद पर जो कैंडिडेट चुन करके जाएगा वो इनके वोटों की बदौलत जाएगा। लेकिन आंकड़ों का जो फेर है वो कुछ और बता रहा है। अभी बात एनडीए के अगर करते हैं तो बीजेपी के साथ जो है एकनाथ शिंदे, वही अजीत पवार जो है
वो है दोनों का, और कुछ अलग अलग जो दल है इनका कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो 203 के पार जाता है। और एक विधान परिषद का सदस्य चुनने के लिए 23 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो बीजेपी के जो है वो 5 जो उम्मीदवार है वो बीजेपी ने जो है वो खड़े किए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 2 उम्मीदवार दिए हैं, वही अजीत पवार की पार्टी के 2 उम्मीदवार है। ऐसे में अगर बात करते हैं तो आंकड़ा कितना फिट बैठता है ये देखना होगा। बात कांग्रेस की करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास पूरे आंकड़े हैं, एक उम्मीदवार जो है उनका चुन करके आ सकता है। वही अगर बात करते हैं शिवसेना की, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पास जो है वो आंकड़े कम है। 23 वोट चाहिए, 16 उम्मीदवार, 16 विधायक उनके पास है, तो आंकड़े उनके पास कम है। कहीं ना कहीं एनसीपी के पास 12 ही विधायक है, लेकिन उन्होंने दूसरे दल को जो है शेतकरी पैनल को जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आज वो पता चल जाएगा कि किसकी ताकत कितनी है। कहीं ना कहीं जो है वोट जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होती है क्या, ये आज देखना होगा बड़े पैमाने पर। ये शाम तक तय हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितने सीट जो है, किसके कितने कैंडिडेट जो है वो चुन करके आते हैं। 12 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन 11 कैंडिडेट क्या पूरे चुन करके आते हैं। इंडिया गठबंधन के 3 कैंडिडेट क्या पूरे तरीके से चुन करके आते हैं, ये देखना होगा। जी हकीम, यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन दोनों एक दूसरे के समर्थन में कुछ विधायक जा सकते हैं और इसी को रोकने के लिए कुछ विधायकों को होटल में ठहराया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए दोनों ही दल जो है वो पूरे तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो भागदौड़ में लगे हैं और अपने जितने उनके विधायक है सारे विधायकों पर जो है वो पैनी नजर बना के इन लोगों ने, इन पार्टियों ने जो है वो रखी है, क्योंकि उलटफेर हो सकता है। और विधान परिषद का चुनाव ऐसा है, इसमें पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, इस तरीके का जो है ये वोटिंग होता है। ऐसे में अगर दूसरी पसंद के कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी पसंद के वोट ज्यादा हो जाते हैं तो पहली पसंद का उम्मीदवार भी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चुनाव होता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये दल अपने अपने कैंडिडेट पर जो है पूरे तरीके से नजर बना के रखे हैं, अलग अलग होटलों में उनको रुकाया है, इसके बावजूद भी क्या क्रॉस वोटिंग होता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच हम दिल्ली की ओर रुख करेंगे, जहां पर कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जल मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे।
और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मैं चाहूंगी कि संदीप जी और सौरभ जी अपनी बात रखें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को ये मार्क करने वाली बात है। कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। स्पेशल कोर्ट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही इलीगल है। तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। अब आपको ये समझना होगा कि पीएमएलए में जब सारे तथ्य और साक्ष्यों को देखकर सभी सबूत ये जो दिए हैं उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिए जाते हैं। तो मेरा ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनको उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना, इसको बंद करना चाहिए। देश का बहुत समय वेस्ट हो रहा है। हमें नई राजनीति करनी है, देश को आगे लेकर जाना है। हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीति करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि ये गंदी राजनीति से बाहर आइए और अच्छी राजनीति करिए। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी विचार रखें। आज जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता
कि बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है, तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर ले और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है, और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी क्या लगा लो कनेक्टेड तो है नहीं, इसको बिना कनेक्ट करे कर लेंगे। सर लाइव चल रहा है। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है दोनों इकट्ठे, तो उसके अंदर तो जिस तरीके से हमने सुना कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिस तरीके से हमने आपको अपडेट किया कि ईडी के जो केस में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी कम हुई है, उन्हें रिहाई मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का केस अभी जारी रहेगा। और वहीं पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि रिहाई को रोकने के लिए ही ईडी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल पर केस किया था। और इस जमानत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण हमने आप तक पहुंचाया, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जमकर केंद्र सरकार, एनडीए गठबंधन, बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर भी ट्वीट किया है, साफ तौर से सत्यमेव जयते का जो चीज है ये लिखी गई और साफ तौर से कहा है कि सत्य हमेशा विजय होता है। इसीलिए ईडी का जो मामला है अब वो खत्म हो चुका है और वहीं पर अब सीबीआई का जो केस है वो अरविंद केजरीवाल पर जारी रहेगा। इसी बीच हमारे सहयोगी शीतल भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर अगली खबर की ओर हम बढ़ेंगे, जहाँ पर शीतल आपको बताएंगे कि अगली खबर क्या कुछ है। बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी खबर जो आई है, अरविंद केजरीवाल को ईडी के दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, यानी उन्हें राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिलहाल सीबीआई के मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा को लेकर बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होनी है। थोड़ी देर में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सिविल सचिवालय की चौथे फ्लोर पे ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक हरियाणा के अंदर, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में वहां पर होने वाले हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से वहां पर जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं और आम लोगों के लिए तमाम तरह के बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले भी लिए थे जो सीधे लोगों से जुड़े थे, जो लोगों के हित में थे, लोगों के फायदे के लिए ये फैसले लिए गए थे। तो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी कुछ ही समय के बाद और तब तक की अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो है वो आज होने वाली है। थोड़ी देर में ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी। उसमें सिविल सचिवालय के चौथे फ्लोर पर यह बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। जितनी भी कैबिनेट है, जितने भी मंत्री हैं, वो तमाम मंत्री इस कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेंगे और मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी, कैसे लोगों के हितों में कार्य करने हैं, क्या क्या कदम उठाने हैं लोगों की तरफ और लोगों को और क्या राहत देनी है। क्योंकि सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले दिनों में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पिछले दिनों में भी हमने देखा हरियाणा के अंदर किस तरह से कदम जो है वो उठाए गए। चलिए, संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है, किस तरह की चर्चा होनी है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो है, लगातार अब सरकार फैसले ले रही है हरियाणा सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव नजदीक है,
तो ऐसे में जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है सरकार पहुंचाया जा सके और उसका जो है आने वाले समय में एक लाभ जो है सरकार को मिल सके, बीजेपी पार्टी को मिल सके, इसके लिए लगातार पिछले दिनों से कई बैठकें जो है सिलसिला देखने को मिला है। और ऐसे में आज एक बार फिर जो है चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़े मंत्री शामिल होंगे और इसमें एक बड़ा फैसला जो है सरकार ले सकती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा कई घोषणाएं हरियाणा सरकार की ओर से की गई थी जिस बैठकों में, जिससे सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रों को डेवलपमेंट करने और सबसे ज्यादा अधिक जो है गरीबों तक पकड़ बनाने तक जो है काम किए जा रहे हैं। ऐसे में आज भी ये माना जा रहा है कि जो बैठक हो रही है इसमें बड़े मंत्री जो है शामिल होंगे और मंत्रियों को जो है ये बातचीत करके एक बड़ा एक एजेंडा तय किया जाएगा, एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। हालांकि लगातार जिस तरह से सरकार अब चुनावों को देखकर ध्यान में रखकर जो है फैसले ले रही है। चुनाव भी होने हैं, बहुत जल्द वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जनसंपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के हित में बड़े कदम जो है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, अब समझा जाए कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों हमने देखा हरियाणा सरकार जैसे ही चुनाव के मैदान में उतरी है और जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद कई अहम जो है सरकार ने घोषणाएं की, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबों को आवाज देने, बिजली 24 घंटे पहुंचाने, किसानों को फायदा देने, यहाँ तक कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो सरपंचों को एक सुविधाएं दी गई थी जिसमें कहा गया था कि पहले सरपंचों को ई टेंडरिंग करानी होगी और उसकी जानकारी जो है पोर्टल पर दी जाएगी। ऐसे में उन तमाम चीजों का जिक्र जो है पिछले दिनों सरपंच नाराज थे और गाँव में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी तरह से जो है चुनावी मोड में है और जनता से और सीधे कैसे जनप्रतिनिधियों से कनेक्ट करे, कैसे उनको लाभ पहुंचाए, इसी को लेकर भी आज एक बैठक जो होगी उसमें कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा ताकि आने वाले समय में वो चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, चुनावों में उसका फायदा लिया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए। संदीप इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से, जहां पर बैठक होनी है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी शिफवन, और ये बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल शीतल, छोटे से ब्रेक का है शिफवन, उसके बाद लौटेंगे और आगे की जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचेंगी। तो चलिए, स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। मैं शिफन शर्मा आपके साथ और मेरे सहयोगी शीतल भी हमारे साथ हैं। तो यूपी के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि डिजिटल अटेंडेंस का जो रूल है वो यहां पर सरकार द्वारा निकाला गया था, जिसके बाद कि शिक्षक जो टीचर्स हैं वो इस रूल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आंदोलन इस पर शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं पर सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है कि डिजिटल अटेंडेंस का जो रूल यहाँ पर निकाला गया है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि यहाँ पर अधिकारियों को सरकार ने साफ तौर से निर्देशित किया है कि टीचरों को समझाया जाए और ये रूल जो है वो आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है। वहीं पर स्कूल जाकर सीनियर अफसर हाजिरी लगवाएंगे, सभी शिक्षकों की हाजिरी सीनियर ऑफिसर्स खुद यहाँ पर लगवाएंगे और इसी के साथ साथ टीचरों को समझाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस रूल को निकालने के बाद जो टीचर्स हैं और अन्य जितने भी शिक्षक हैं उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, वो इस रूल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है। सरकार ने कहा है कि इस रूल में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जिसके बाद कि सरकार द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्कूल्स का भ्रमण किया जाए, वहाँ पर जाया जाए और टीचर्स को समझाने का प्रयास किया जाए। शीतल, बिल्कुल, देखिए शिफन, यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है कि शिक्षा के क्षेत्र को और कैसे मजबूत करना है, बच्चों के भविष्य को और कैसे मजबूत करना है, उसके लिए टीचर्स के लिए ये नियम बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये नियम बनाया था, ये नियम लागू किया था ताकि शिक्षक समय पर पहुँचे, स्कूल में पहुँचे, बच्चों को पढ़ाए, ताकि उनका भविष्य भी दांव पर ना लगे। क्योंकि अक्सर हम देखते आ रहे हैं शिक्षक कई सरकारी स्कूलों में गैर हाजिर होते हैं या समय के बाद पहुंच जाते हैं, समय पर अटेंडेंस नहीं होती है, उस वजह से जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस या उनकी जो कक्षाएं हैं वो नहीं हो पाती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरह के नियम जो है वो सरकार ने बनाए थे, लेकिन शिक्षक इस नियम के खिलाफ नजर आ रहे हैं, इस नियम के विरुद्ध में नजर आ रहे हैं और लगातार इस नियम को लेकर जो है वो शिक्षा अपोज भी वहां पर कर रहा है।
रजा अब्बास फिलहाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। रजा, शिक्षक लगातार इस रूल जो ये नियम बनाया गया था सरकार की तरफ से, इसके खिलाफ प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, लेकिन कितना जरूरी था इस नियम को लाना, खास तौर पर शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए? देखिए, बहुत ज़रूरी था। डिजिटल अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट और टीचर में जो तालमेल है वो होगा। ख़ास तौर पे अटेंडेंस जो है वो 100% आएगी टीचर्स की। मगर जो है वो जो है शिक्षक महासंघ जो है इसका अपोज कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें बाकायदा कैद किया जा रहा है और सिस्टम के तहत जो है हम अधीन नहीं रहना चाहिए, जिस वजह से मुखालिफत जो है वो जोर शोर से चल रही है, जिसकी वजह से सरकार ने आज खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव को बुला के ये पूछा कि इसका कैसे हल होगा और इसके बारे में सारी जानकारी ली। तो मुख्य सचिव ने यह कहा कि हम अभी डायलॉग करें, टॉक कर लें महासंघ जो इनके अध्यक्ष हैं उनसे और उनके कार्यकारिणी जितने सदस्य हैं शिक्षक महासंघ के, उनसे जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे एक वार्तालाप करके सिस्टम को लागू करना है। मगर वार्तालाप और टॉक के करने के बाद ही लागू करने के इच्छुक है सरकार। मगर दिक्कत कहां पर आ रही है रजा अब्बास? क्यों आखिर शिक्षक जो है इस नियम के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? दिक्कत कहां पे है? क्यों इस रूल से, इस नियम से जो है वो शिक्षक वहां पर जो है समझ नहीं पा रहे? जब डिजिटल अटेंडेंस होगी तो जाहिर सी बात, जो फ्रीली टहलते थे टीचर वो नहीं हो पाएगा। उनको 100% अटेंडेंस पे जो है वो सुचारू रूप से पालन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो अपने कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमारी आज़ादी पे अंकुश है। इसमें आज़ादी पे क्या अंकुश है? अगर आप टीचर हैं, आपको मानदेय मिलता है, सरकारी वेतन मिलता है, तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए नहीं है। या जो बीच में वो निकल जाते थे कोई अपने निजी कामों को लेके, वो जा नहीं सकेंगे। तो जाहिर सी बात है डिजिटल अटेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो फ्रीली वो मूव करते थे उस पर अंकुश लगेगा। इस वजह से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल रजा, देखिए शिक्षक का दायित्व मात्र अटेंडेंस लगाना नहीं है, मात्र सैलरी लेना नहीं है, बल्कि बच्चों को उनका भविष्य तैयार करना है। यानी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी शिक्षक के ऊपर है, उसके कंधों पर ऊपर है। तो लेकिन फिर भी अगर सरकार उनके हित में कोई नियम बनाती है तो उसके खिलाफ आवाज उठा दी जाती है। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्योंकि समाज की जिम्मेदारी है, जो बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि कैसे अपने समाज को हम पढ़े लिखे करें, इन बच्चों को पढ़ाएं ताकि आने वाले भविष्य में उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, शिक्षक जो है समाज का निर्माण करता है, क्योंकि नर्सरी है, वहीं से जो बच्चे निकलते हैं वही देश का भविष्य बनते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, नेता बनता है या स्पोर्ट पर्सन बनता है। तो जाहिर सी बात है परवरिश अगर एक माँ के आगोश में है तो दूसरी परवरिश उसके जो है वो कॉलेज में है, स्कूल में है, उसके उस प्राइमरी स्कूल में है जहाँ शिक्षक उसको तैयार करता है। तो जितना माँ बाप का योगदान एक बच्चे को तैयार करने में, उतना ही योगदान शिक्षक का भी है। मगर जाहिर सी बात है अटेंडेंस को लेके बहुत सी ज्यादा शिकायतें आ रही थी कि टीचर अक्सर गायब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान सरकार ने लगाया है कि अगर आप मानदेय लोगे तो आपकी प्रेजेंस जरूरी है। अगर प्रेजेंस जरूरी है तो तभी एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से चल पाएगा। बहुत से ऐसे हैं रजा, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को समझाने का काम किया जाए, तो क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं सफल हो सकती है इन शिक्षकों को समझाने के लिए? क्योंकि ये रूल जो है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए लागू किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बेटरमेंट के लिए लागू किया गया है। मगर आपको एक बात बताएं, क्योंकि इनका संघ जो है बहुत बड़ा है, प्रदेश लेवल पे नहीं नेशनल लेवल पे इनका संघ है। तो जाहिर सी बात है जिस विभागों में संघ होता है वो आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है। लिहाजा सरकार ये भी देख रही है कि ऐसा ना हो कि ये बहुत इनलार्ज हो जाए, प्रदर्शन हो जाए, आंदोलन के रूप में शिक्षक आ जाए, क्योंकि रोड पे आ जाए। तो जाहिर सी बात है एक डायलॉग हो रहा है, एक टेबल टॉक हो रहा है कि कैसे भी इसको लागू भी कराना है, मगर बगैर डायलॉग और टेबल टॉक के नहीं। तो उनके संघ से जो है आज ये हुआ, मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एक मीटिंग बुलाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए तमाम अधिकारियों के, शिक्षा विभाग के। उनसे ये कहा गया है कि लागू कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर यूपी के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि एक रूल यहाँ पर निकाला गया है सरकार द्वारा कि शिक्षकों को अब डिजिटल अटेंडेंस जो है वो लगानी होगी, लेकिन यहाँ पर शिक्षक इसके खिलाफ है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि डिजिटल अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाई जाएगी और आंदोलन यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकार द्वारा
तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन शिक्षकों को समझाने का काम किया जाए। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अगली खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट अब जारी हो जाएगी और आज शाम तक ये रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, यानी ये रिपोर्ट सभी लोगों के सामने उपलब्ध करवाई जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने का निर्णय यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है। वहीं पर 2022 की बात करें तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट के लिए ये रिपोर्ट की ये जो कमेटी है वो बनाई गई थी और आज इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आज शाम तक ये रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये मांग भी लगातार उठ रही थी कि जो रिपोर्ट बनाई जाएगी कमेटी की तरफ से उसको सार्वजनिक किया जाए। विपक्ष लगातार इस पर मांग कर रहा था ताकि इस रिपोर्ट को देखा जाए, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ खास है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया जाना है उत्तराखंड के अंदर उसमें क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी ताकि सब लोग देख पाएं, जो जितने भी वहां पर लोग हैं उत्तराखंड के अंदर वो उसको भाप पाए कि आखिर रिपोर्ट में क्या चीजें हैं, क्या बदलेगा, क्या चीजें उनके हित में होंगी, क्या उनके विपरीत में चीजें होंगी। तो आज फिलहाल उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस रिपोर्ट को साझा करने का निर्णय लिया है, यानी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। आज ये रिपोर्ट खुलकर सामने आएगी, एक एक व्यक्ति के पास रिपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद इस रिपोर्ट को साफ तौर पर पढ़ा जाएगा, भापा जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। तो फिलहाल पूरी रिपोर्ट आज आम लोगों के बीच उपलब्ध होनी है और आज शाम तक ये उपलब्ध भी होगी। तो यूसीसी अपडेट जरा आपको बताएंगे। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित की गई थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है, इस टीम ने इस रिपोर्ट को जो है वो तैयार किया है। यूसीसी पर यह बड़ी अपडेट है क्योंकि उत्तराखंड में आज रिपोर्ट भी सामने आने वाली है और इसी को लेकर यह जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों में 2.33 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं। ये भी एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी थी 2024 में। अब धामी सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा के पटल पर पारित कराया था, इसको विधानसभा के पटल पर पारित हो गया है। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मोहर लगा दी थी। तो कुल मिलाकर अब ये सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। धामी सरकार अब यूसीसी की नियमावली का जो है वो ही तैयार कर रही है, उसकी तैयारी में भी है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। अक्टूबर तक इसके तैयार होने की पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, यानी जो आगामी अक्टूबर है, कुछ महीनों के बाद ये पूरी तैयार हो जाएगी। सीएम धामी ने अक्टूबर माह में उत्तराखंड में लागू करने का ये ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण चीजें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे, यानी जो कुछ अंश थे, यानी मुख्य विशेष अंश थे वो जारी किए थे, लेकिन अब ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। शुक्रवार को ये संपूर्ण रिपोर्ट जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो सकेगी, यानी आज शाम तक ये अटकलें हैं कि आज पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आएगी और इसको लेकर आज दोपहर 12:30 बजे कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, यानी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो लोगों से जनसंवाद किया जाएगा। लोगों तक तमाम तरह की रिपोर्ट और तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट से संबंधित, उन डिटेल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वो साझा किया जाएगा। शिफर जी, जहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिपोर्ट है अब उसे आज शाम को सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। इस खबर पर जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से धनराज गर्ग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा ये जो कमेटी गठित की गई जिसके बाद रिपोर्ट के कुछ मुख्य जो चीजें हैं वो सामने रखी गई, लेकिन आज जो पूरी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? ये बिल्कुल देखिए, आज का दिन कहने के उत्तराखंड के लिए है क्योंकि जो यूसी को लेकर जो लगातार आपने देखा उत्तराखंड के अंदर एक कमेटी भी बनाई गई थी। 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी और जो कि गोसाई के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और जिसने पूरी रिपोर्ट अपनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिसके बाद उसको कैबिनेट में भी लाया गया था और आपने देखा कि इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लगती हुई नजर आई थी। लेकिन अब उसको सार्वजनिक किए जाने का ऐलान आज किया गया है और 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस आम जनता को अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के कानून इसके अंदर होता है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कानून है
कई कानून के जो बिंदु हैं वो उन पे पहले भी नजर डाल चुके हैं, लेकिन अब वो संपूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा कि सबसे बड़ा जो कानून है इसके अंदर वैवाहिक का है कि जो विवाह करेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही जो 3 तलाक का मामला था वो भी इसमें शामिल है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो अवैध संपत्तियों के मामले हैं या संपत्ति के मामले हैं वो भी इस कानून के अंदर। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर धनराज गर्ग अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन उन्हें दी जाएगी और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिकल टेस्ट भी उन्हें नहीं देना पड़ेगा। और ये बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर योजना में लिया गया है। बता दें कि जब से अग्निवीर योजना यहाँ पर लागू की गई है, तमाम तरीके के सवाल विपक्ष द्वारा भी उठाए गए। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जो अग्निवीर योजना है हमेशा से रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा संशोधन, एक बड़ा चेंज अग्निवीर योजना में लाया गया, जहां पर कि तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। और अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि अग्निवीर योजना में जो पूर्व अग्निवीर है उनके लिए एक अच्छी खबर है। इन्हें 10% जो रिजर्वेशन है, आरक्षण यहाँ पर बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती में मिलेगा। वहीं पर बड़ी खबर आपको 24/7 न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर कि पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी और इन्हें यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि अग्निवीर योजना हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद की संशोधन, एक बड़ा चेंज यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस स्कीम में लाया है। 10% रिजर्वेशन सीआईएसएफ और बीएसएफ में यहाँ पर अग्निवीरों को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है और सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है अग्निवीरों को लेकर। जिस तरह से एक दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया गया था, सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, अग्निवीर जो अग्निपथ जो स्कीम, ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई थी, उसके बाद ये विवादों में रही, घेरे में रही और अब जाकर मोदी 3.0 की सरकार जब बनी है, अब इसका जो अंश है वो सामने आया है, यानी अग्निवीरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें छूट जो मिली है, इसमें उम्र में भी छूट मिलेगी, यानी उम्र में भी रिजर्वेशन के अंतर्गत इनको छूट मिलेगी। अग्निवीर को सीआईएसएफ, बीएसएफ समेत अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ फिजिकल टेस्ट में भी उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी, यानी जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी उन्हें उम्र में छूट मिलने वाली है। पहले वर्ष में आयु सीमा में छूट मिलेगी 5 साल के लिए और अगले वर्ष में आयु में 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं और कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है अग्निवीर योजना? वर्ष 2022 में ये 14 जून को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए अग्निपथ योजना लागू की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये विवादों में भी रही, लेकिन उसके बाद भी अभी फिलहाल केंद्र सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला ले रही है। कैप्टन यूके देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कैसे देखते हैं देवनाथ जी ये जो अग्निवीरों को लेकर अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 10% तक जो आरक्षण है वो अग्निवीरों को मिलेगा, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, तो कैसे देखा आप इस पूरे जो ये फैसला है इसको देख रहे हैं और कैसे आप आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, एक संदेश पहुंचाएंगे इस योजना को लेकर? जी हाँ, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मैं आपके चैनल में सिर्फ ये कहूंगा कि अग्निवीर स्कीम जो है उस पर कोई भी भावात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और ना ही कोई राजनीतिक बयानबाजी करना चाहूंगा। मैं आपके चैनल में जो भी बोलूंगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं एक फाइटर पायलट था, मैं 34 साल एयरफोर्स में था, तो जो भी बात कहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से करूंगा। देखिए, ये जो 10% रिजर्वेशन है जो बीएसएफ, सीआरपी या सीआईएस की बात हो रही है, ये 10% रिजर्वेशन पहले भी थी। आज के पहले भी मैं 10 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो फौजी रिटायर होते थे, क्योंकि 16 साल या 20 साल का एग्रीमेंट होता था, उसके बाद जो फौजी छोड़ देते थे या जो सुपरएन्यूएट होते थे यानी जिनको रिलीज कर दिया जाता था, उनके लिए पहले भी 10% रिजर्वेशन थी। ये कोई नई बात नहीं। तो इसमें नया क्या है समझना पड़ेगा कैप्टन यूके देवनाथ जी, इसमें नया क्या है?
हाँ, तो अभी भारत सरकार से दरख्वास्त ये है कि अगर अग्निवीर के लिए 10% रखा गया है तो ये अग्निवीर का 10%, और पहले देखिए जो जवान आज से 16 साल पहले या 20 साल पहले ज्वाइन कर, जिन्होंने 2004 में ज्वाइन कर लिया, 2008 में ज्वाइन कर लिया, जो इस साल या अगले साल रेगुलर जवान जो ज्वाइन कर रिलीज होंगे 16 साल या 20 साल की नौकरी के बाद, जो इस साल रिलीज होंगे, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उनकी जो 10% चल रही थी वो वैसे ही चलनी चाहिए, और ये अग्निवीर का जो 10% है ये अलग होना चाहिए, यानी टोटल 20% होना चाहिए। चाहूंगी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि जितना 10% आरक्षण इन्हें दिया गया है बीएसएफ और सीआईएसएफ में, 5 साल की समय अवधि कम की गई है, और वहीं पर एक और बड़ा फैसला, फिजिकल टेस्ट अब इन्हें नहीं देना होगा। क्या ये सब चीजें काफी है? क्या विपक्ष का मुंह इससे बंद हो सकता है? क्योंकि विपक्ष ने लगातार सवाल अग्निवीर योजना पर खड़े किए हैं। जी हाँ, देखिए मैं जो भी कहूंगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कहूंगा, एंड कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई भावात्मक एंगल नहीं है। देखिए ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एज रिलैक्सेशन थी, ये सब पहले भी था, मतलब आज से 20 साल पहले भी थी। देखिए ये समझना पड़ेगा कि हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से 60,000 लोगों को सुपर एन्युएट किया जाता है। जवान जो है 16 साल की नौकरी के बाद सुपर एन्युएट हो जाता है, यानी उसको रिलीज कर देते हैं। इसी तरह से एक हवलदार या जेसीओ है, जब उसको रिलीज कर देते, उम्र जवान की 38 साल होती है, हवलदार या जेसीओ है तो उसकी उम्र 48 साल या 52 साल होती है। जिस दिन उसको रिलीज कर देते हैं तो उसको पेंशन दिया जाता है। अब दिक्कत क्या है कि हर साल 60,000 जवान जेसीओ को रिलीज किया जाता है, तो जबकि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ जिनको बोलते हैं पैरामिलिट्रीज, सीएपीएफ में हर साल 30,000 जवानों की भर्ती होती है। तो अगर 10% को लेते हैं तो सिर्फ 3,000 जवानों को ही सीएपीएफ में हर साल लिया जाएगा। तो कहां हम हर साल 60,000 जवानों को सुपर यूनिट करते हैं जब उनकी उम्र 38 साल, 48 साल या 52 साल होती है, और आप वैकेंसी सीएपीएफ में इनके लिए होगी 10%, मात्र 3,000। तो हम लोग अग्निवीर में अगर 60,000, देखिए ये समझना पड़ेगा, हम 60,000 अग्निवीर को हर साल ट्रेन कर रहे हैं, तो इनमें से 45,000 को छोड़ दिया जाएगा हर साल। तो अगर 45,000 यानी हर 4 में से 3, 45,000 अग्निवीर को अगर हम हर साल छोड़ देंगे तो उनमें से सिर्फ महज 3,000 को ही 10% वैकेंसी के तहत सीएपीएफ में एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो बाकी जो 40,000, 42,000 अग्निवीर हैं, उनके लिए भी शायद मेरी भारत सरकार से दरख्वास्त है कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर कहूंगा कि इस पर और कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन जो 10% आरक्षण की बात हो रही है वो यूके देवनाथ जी ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें जो प्रक्रिया पीछे से चल रही थी वो सामने भी है। फिलहाल पुलिस मदद नहीं मिलने से अंचल जो है वो लगातार परेशान है। सरकार के निर्देश के बाद भी खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये झारखंड की खबर, धड़ल्ले से अवैध खनन वहां पर चल रहा है, बालू का अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है, पूरी तरह से नदारद नजर आ रहा है, और धड़ल्ले से वहां पर ये चीजें चल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये अवैध खनन है, बालू का जो अवैध खनन होता है उसको लेकर हालांकि प्रशासन ने जरूर वहां पर इसको बंद करने के लिए कोई ना कोई आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर ये अवैध खनन की जो गतिविधियां हैं ये लगातार चल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शीतल ने बताया कि झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अवैध खनन का जो माफिया है सक्रिय रूप से नजर आ रहा है, और इसी पर आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के बाद भी लगातार अवैध खनन, इलीगल माइनिंग जो है वो लगातार जारी है। एक्चुअली कल मैं फील्ड में गया था, मतलब स्कीम वगैरह निरीक्षण के लिए गया था। इसी क्रम में जो मैंने देखा कि बालू से लदा हुआ 2 ट्रैक्टर जो है पकड़ा गया, और मैंने उसको कागज वगज मांगा, लोग नहीं दिखलाएं और उन लोग भाग गए। ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। इसी क्रम में जो है मैंने थाना प्रभारी को भी कॉल किया, मैंने 3-4 बार कॉल किया, हो सकता है व्यवस्था रही होगी। और जहाँ तक मुझे पता चला कल एसएसपी सर जो है निरसा में निरीक्षण के लिए आए थे, हो सकता है उसके कारण से जो है फ़ोन नहीं रिसीव कर पाएँ।
तो इसी कारण में काफ़ी विलम्ब होने के कारण जो है कुछ जो है बालू का जो इलीगल माइनिंग करते हैं, और आप सबों को पता है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक जो है जो भी है नदी वगैरह में जो है बालू। फिलहाल हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। पहले भी हमने आपको बताया कि थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, लेकिन फिलहाल वो वक्त आ चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सिविल सचिवालय में ये बैठक हो रही है और ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। पूरा कैबिनेट इसमें शामिल होगा, पूरे कैबिनेट के लोग जो हैं इसमें मौजूद रहेंगे और सरकार के कार्यकाल जो आने वाले समय में कार्य होने हैं, जो पूरे कामकाज होने हैं, उस पर भी इस बैठक में जो है वो मंथन होना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग के हवाले से आपको अपडेट किया कि कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल ये शुरू हो चुकी है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सिविल सचिवालय में ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जो एक आम जनमानस है उसे काफी ज्यादा उम्मीदें इस बैठक से हैं, क्योंकि बड़े फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। वहीं पर विधानसभा चुनाव भी पास है, इसके मद्देनजर बड़े फैसले हरियाणा सरकार इस बैठक में ले सकती है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरे सहयोगी शीतल शर्मा को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए। नमस्कार।